बॉन्जोर दोस्तों, ड्रीम डिकोड में खुशामदीद। चलिए आज हम आपके और अपने पसंदीदा कार्ब की सच्चाई को तलाश करते हैं। आज हम क्रोसॉन के खस्ता, नरम, गरम और मखनी राज को हल करने की कोशिश करेंगे। क्रोसॉन यूरोपियन, खास तौर पर फ्रांसीसी नाश्ते की अलामत पेस्ट्री परफेक्शन की एक मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाजुक मजेदार पेस्ट्री का एक इंतहाई जंगजू माजी है, और वो भी खास तौर से हम मुसलमानों के साथ इसका खास ताल्लुक है। जी हाँ, आपने सही सुना, मुसलमानों की तारीख से। चौंक गए ना? तो जनाब, जब आप ये कहानी सुन ही रहे हैं तो हाथ का हाथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, और जब सब्सक्राइब का बटन दबा ही रहे हैं तो आपका बेचारी घंटी से भला कौन सा फड्डा है, इसको भी चिपका दें अंगूठा। सबसे पहले तो समझ लें कि हम पाकिस्तानी आम तौर से इसको क्रोसॉन कहते हैं। कुछ बिल्कुल लाइल्म दोस्त इसकी स्पेलिंग की वजह से इसको क्रोसॉन्ट कहते हैं, और वो शायद अंग्रेजी ज़बान में पाए जाने वाले साइलेंट लेटर्स के वजूद से मुकम्मल इनकारी होते हैं। इस मौके पर मुझे हमारे एक दोस्त का वाक़या याद आ गया, जो एक मर्तबा हम दोस्तों की महफिल में हमें पूरे यकीन के साथ बतला रहे थे कि यारों, जर्मन और अंग्रेजी ज़बान में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस आप अंग्रेजी में पाए जाने वाले हर लफ्ज़ में टी आता है, इसको साइलेंट कर दें, लीजिए बन गई जर्मन ज़बान। यकीन करें, मुझे इनकी इस बात पे हंसी से ज़्यादा इनके एतमाद पे रोना आ रहा था। तो खैर, इस ब्रेड के सही प्रोनाउंसिएशन होती है क्रोसॉन। छोड़ें इस फजूल बहस को, हमने तो इस मज़ेदार ब्रेड को चाय में ही डुबो कर खाना है। अब वो क्रोसांट हो, क्रोसॉन हो या क्रोसॉन हो, हम तो ठहरे आम से पाकिस्तानी, लिहाजा हम तो आगे बस क्रोसॉन ही कहेंगे इसे। तो क्रोसॉन की इब्तिदा को तारीख के दो अहम मुख्तलिफ वाक़यात से जोड़ा जाता है। इत्तेफाक से दोनों ही वाक़यात मुसलमानों की तारीख से वाबस्ता हैं। मुस्तनद यूरोपियन मौरखीन कहते हैं कि क्रोसॉन सबसे पहले सलेबी जंगों के ज़मानों में बनाई गई। उनका कहना है कि सन 1095 से 1272 के दरमियान होने वाली सलेबी जंगों में से किसी जंग के ज़माने में क्रोसॉन को सबसे पहले बनाया गया। याद रहे, उस वक्त मुसलमानों के झंडे पर क्रिसेंट यानी हिलाल या चांद का निशान था, और उनके मुकाबले में ईसाई फौजों का निशान सलेबी था। और उस वक्त यूरोप भर से मसीही फौजों को जमा करने, उनकी तरबियत और उनके तमाम खाने पीने और उनके अंदर लड़ने मरने का जज्बा पैदा करने की जिम्मेदारी यूरोप से आए हुए मुख्तलिफ चर्च के पादरियों की थी। उन्होंने फ्रांस को अपना बेस कैंप बनाया हुआ था, जहां ज़्यादातर फौजें जमा हुआ करती थीं, और वहीं से ये फौजें फ़लस्तीन या बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी के लिए निकला करती। वहीं सबसे पहले इन पादरियों ने चांद या हिलाल की शक्ल की रोटी बनाने का हुक्म दिया, ताकि जंगजू सलेबियों के अंदर इस मुसलमान के निशान की तरफ इश्तियाल को जिंदा किया जाए और हिलाल की तरफ गुस्से और नफरत के एहसास को बढ़ाया जाए। सलेबी फौज के अंदर इस बात का एहसास बढ़ाया जाए कि हम मुसलमानों के निशान को दांतों से चबा कर खा जाएंगे। वो पादरी इस बात का खास ख्याल रखते थे कि तमाम सफर के दौरान हिलाली शक्ल वाली ब्रेड यानी क्रोसॉन बनती रहे और सलेबी फौजों को खिलाई जाती रहे। तसव्वुर करें, दुश्मन के निशान को दांतों से काट के खा लिया जाए। थोड़ा सा थियोरेटिकल नहीं हो गया भाई लोग? इसके बाद क्रोसॉन दुनिया ब्रेडिस्तान के उफक पर नजर आता है 1683 में ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना के अंदर, जब वियना उस्मानी खिलाफत के मुहासरे में था और मुसलमान इसको तकरीबन फतह करने के करीब थे, और उन्होंने रातों रात वियना के किले के करीब सुरंगें खोद ली थी। इस मौके पर वियना में महसूर बेकर जो सुबह सवेरे उठने वाले थे ताकि शहर के जागने से पहले पहले ब्रेड तैयार कर लें, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि रोटी खुद नहीं पकती बल्कि पकानी पड़ती है, चाहे तो अपने घर की खवातीन से ही पूछ लें। गर्ज वियना के बेकर्स ने एक दिन सुबह सुबह उस्मानी फौजों को शहर की दीवारों के नीचे सुरंगें खोदते हुए देख लिया। उन्होंने हुक्काम को खबरदार किया। ऑस्ट्रिया की फौजों के मुतहर्रिक होने के बाद मुसलमान फौजों को अपनी इस मुहिम को तर्क करके किला फतह किए बगैर ही वापस जाना पड़ा। अपनी इस फतह को मनाने के लिए वियना में एक रोजा जश्न का ऐलान किया गया, जहां वियना के बेकर्स ने सलेबी जंगों के माजी और उस वक्त उस्मानी फौजों के निशान हिलाल को इस्तिआरा बनाते हुए क्रोसॉन ब्रेड बनाई। इसलिए आज भी कुछ मौरखीन जदीद क्रोसॉन को ऑस्ट्रिया की तरफ मंसूब करते हैं।
मगर ज़्यादातर आज भी इसको सलेबी जंगों या क्रूसेड की तरफ ही मंसूब करते हैं और कहते हैं कि पादरियों का बनाया हुआ क्रोसॉन ही किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा है। इसके बाद किसी न किसी तरह क्रोसॉन का मसीही गिरजा घरों से भी ताल्लुक रहा और फिर वापस फ्रांस जाने के बाद ये खस्ता मीठा रोगनी शाहकार में तब्दील हुआ, जिसे हम आज क्रोसॉन के तौर पे जानते हैं। अब ये फ्रांसीसी कैफे का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। आज भी इतवार की इबादत के बाद चर्च के पादरी इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। तसव्वुर करें, एक तवील खुतबे के बाद एक गरम रोगनी क्रोसॉन और कॉफ़ी। अब तो ईसाई हो या मुसलमान या किसी भी मजहब के मानने वाले सभी क्रोसॉन से लुत्फ अंदोज होते हैं। तो अगली बार जब आप एक क्रोसॉन खाएं तो इसको हाथ में लेके सोचिएगा ज़रूर कि ये साहब तारीख में क्या क्या देखकर आपके पास पहुंचे हैं। सलेबी जंगों के मैदानों से लेकर उस्मानी महासरों तक, ऑस्ट्रियन बेकरियों से फ्रांसीसी कैफों तक, हफ्ते के नाश्ते से लेकर इतवार के ब्रंच तक, इस पेस्ट्री ने सब कुछ देखा है। ये लचक, लज्जत और मक्खन इसकी ताकत की अलामत है। और आज के ड्रीम डिकोड के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और याद रखें, जिंदगी क्रोसॉन के माजी से ज्यादा मुस्तकबिल के कुछ कर सकने में है। लिहाजा कोशिश जारी रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।